प्रियांशु मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज संविधान का ही एक और टॉपिक हम लोग लेकर के चले हैं। अनुसूचियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे संविधान में। इससे पहले मैं संविधान की एक वीडियो संविधान सभा से रिलेटेड बना चुका हूँ। आप वो वीडियो जा कर के देखें और उससे आगे का मैं आज आपको अनुसूचियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें समझना होता है कि जो भारत का संविधान है उसमें अनुसूची कहते किसे हैं। कोई भी चीज़ अगर लिस्टिंग करके दी हुई है हमारे संविधान में तो उसे अनुसूची कहा गया है। संविधान में उसे अनुसूची कहा गया है। अब समझने वाली बात ये है कि हमारा जब मूल संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उस समय संविधान में 8 अनुसूची थी, ठीक है ना। जब संविधान बन करके तैयार हुआ था उस संविधान को हम मूल संविधान कहते हैं और उस मूल संविधान में हमारी जो अनुसूचियाँ थीं उनकी संख्या 8 थी। उसके बाद में कई संशोधन हुए और संशोधन के बाद में 4 अनुसूचियों को और ऐड किया गया। तो इस समय वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। ठीक है, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि अनुसूचियां जब मूल संविधान बन करके तैयार हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। उसके बाद में कई संशोधनों के द्वारा 4 अनुसूचियों को और बढ़ाया गया। तो वर्तमान में इन अनुसूचियों की संख्या अब 8 न होकर के 12 हो गई है। तो पहले हम पहली जो 8 मूल संविधान में थी उन अनुसूचियों के बारे में समझते हैं। उसके बाद में जो संशोधन के द्वारा 4 अन्य और ऐड करी गई हैं उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली अनुसूची की। जैसा कि हम जानते हैं चाहे अनुच्छेद हो या अनुसूची हो, सभी में हम भारत देश में रहते हैं तो इसमें भारत यानी देश और उसके राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। तो जो पहली अनुसूची है उसमें हमारे भारत जहाँ हम रहते हैं, उसके बाद में उसके जो राज्य हैं और उसके केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत ही आसान तरीका है, अगर हम किसी टेबल के माध्यम से इसको याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये याद हो सकता है। तो पहली अनुसूची जो है उसमें भारत राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया गया है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही लेह और लद्दाख नाम के जो केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया है। तो कौन सी अनुसूची में बदलाव हुआ होगा ये आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाएं। दूसरी अनुसूची की बात अगर हम करें तो दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते की बात करी जाती है। जो भारत के विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं संविधान में जिनका जिक्र किया गया है, जैसे कह सकते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, है ना। इसके अलावा कह सकते हैं कि विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए, उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, विधानसभा के स्पीकर्स हैं, अध्यक्ष हैं। इन सभी लोगों के वेतन और भत्ते की बात दूसरी अनुसूची में करी जाती है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके लिए सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करें तो तीसरी अनुसूची में ये जो पदाधिकारी हैं, जो पदाधिकारी थे, इनके शपथ की बात करी जाती है। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले वेतन की बात करते हैं। अगर हम कहीं पे भी अगर नौकरी भी करने जाएंगे तो सबसे पहले वेतन की बात करेंगे, फिर वहाँ पर शपथ लेंगे। तो दूसरी अनुसूची में उनके वेतन की बात करी, तीसरी अनुसूची में हमने उनकी शपथ की बात करी। चौथी अनुसूची में अगर हम आगे बढ़े तो इसमें राज्यसभा के बारे में जिक्र किया गया है। राज्यसभा में कितनी सीट होती हैं, किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में चुनी गई हैं, कितने सदस्य मनोनीत मतलब किए जा सकते हैं राज्यों से और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों से। तो यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है कि जो राज्यसभा में सीटें हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों चुन करके भेज सकता है। कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि राज्य ही केवल राज्यसभा सीटों की मतलब मनोनीत करता है या केंद्र शासित प्रदेश। तो दोनों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों जो है राज्यसभा में अपने सदस्यों को चुन सकते हैं, चुनकर भेज सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसानी से आपको याद हो रहा होगा। ये जो दूसरी और तीसरी अनुसूची है ये एक ही व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर जो विशेष परिस्थितियाँ हैं कि जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, न्यायाधीश वगैरह हो गए, इनके वेतन भत्ते की बात दूसरी अनुसूची में करी जा रही है, जबकि इन्हीं लोगों के शपथ की बात हम तीसरी अनुसूची में कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों अगर आप मिला करके याद करेंगे तो आपको याद होने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी के बाद में हम अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में। तो हमारे भारत की अनुसूचित जाति,
और जनजाति प्रशासन की बात 5वीं अनुसूची में करी गई है। तो 5वीं अनुसूची में बात करी गई है अनुसूचित जाति और जनजाति की। ये जो बात करी गई है वो पूरे भारत के बारे में करी गई है ना। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति प्रशासन की जो भी वर्णन किया है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है। इससे आगे बढ़ते हैं छठी अनुसूची। ये 5वीं और छठी अनुसूची भी दोनों एक जैसी हैं, आप एक ही साथ में इनको याद कर सकते हैं। छठी अनुसूची में बिल्कुल सिमिलर है 5वीं अनुसूची के साथ। जिस प्रकार 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करी जाती है, उसी प्रकार छठी अनुसूची में अनुसूचित जाति की बात ना करके केवल अनुसूचित जनजाति प्रशासन की बात करी जाती है। जबकि आपने देखा कि 5वीं अनुसूची में संपूर्ण भारत की बात करी जाती है, जबकि छठी अनुसूची में केवल 4 राज्यों की बात करी जाती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक है ना। उससे आगे हम पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। जिस प्रकार यहाँ पे 7वीं है उसी प्रकार यहाँ पर सूची की बात करी जाती है। तो 7वीं अनुसूची में सूचियों की बात करी जाती है। और सूचियाँ आपको मैं बताऊं 3 प्रकार की हमारे संविधान में सूचियों को जगह दी गई है, जिनमें से पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। इन सूचियों का मतलब क्या है? संघ सूची से तात्पर्य है ऐसी सूचियां जिन पे किसी भी कह सकते हैं कोई भी नियम पारित करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होता है। जबकि राज्य सूची का अर्थ यहाँ पर ये है कोई भी अधिकार, कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी नियम का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास होता है। जबकि समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसे नियम जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के उस पर नियम कोई बनाए, तो वहाँ पर समवर्ती सूची होती है। इनमें काफ़ी विषय हैं, उन विषयों के बारे में हम डीपली से आगे भी चर्चा करते हैं। और 8वीं जो मूल संविधान में आखिरी जो अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची, उसमें भाषा का जिक्र किया गया है। जब मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय हमारी भाषा 14 थी, लेकिन संविधान में संशोधन के बाद 8 भाषाओं को और अतिरिक्त से जोड़ा गया। तो वर्तमान में इस समय 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ते हैं जो 4 और अनुसूचियां हैं जिनको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, उसके बारे में हम समझते हैं। 9वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान के पहले संशोधन, यानी यहाँ पर मैंने संशोधनों को लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने वर्ष लिखा है, ठीक है, यानी जिस वर्ष में संशोधन हुआ संविधान में वो वर्ष है ये। तो 9वीं अनुसूची को पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा, यानी संविधान में पहली ही बार जब संशोधन किया गया तो 9वीं अनुसूची को ही जोड़ा गया था। ये भी हम कह सकते हैं कि जब पहली बार हमारे भारत के संविधान में संशोधन हुआ था उस समय अनुसूची को ही ऐड किया गया था। तो संविधान संशोधन पहले, यानी पहले संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची के तहत भूमि सुधार के बारे में समझाया गया। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना भूमि से संबंधित कार्यों में देखने को मिला, जिस कारण निर्णय लिया गया संविधान में संशोधन करने का। और संविधान संशोधन पहले के द्वारा ही हमें 9वीं अनुसूची देखने को मिलती है। उसके बाद में 1985 में क्या हुआ कि सरकार बनने में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारे जो नेता थे वो चुनाव जीतने के बाद में अपना दल बदल कर रहे थे, ठीक है। तो 1985 में दल बदल से संबंधित एक कानून लाया गया जिसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची का नाम दिया गया। तो कह सकते हैं कि 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची का उद्गम हुआ, कह सकते हैं 1985 में, जिसका कारण था दल बदल। तो इसमें यह कानून पारित किया गया कि कोई भी नेता चुनाव जीतने से पहले अपना दल बदल कर सकता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में अपना दल बदल नहीं कर सकता। जिस कारण अगर वो कर भी लेता है किसी कारणवश, तो उसकी जो सदस्यता है वो शून्य कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। 1992-93 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची का उद्गम हुआ, जिसमें पंचायती मतलब स्वशासन की बात करी गई। तो इस समय यहाँ पर 29 कार्य क्षेत्र यहाँ पर बने हुए हैं।
29 कार्यक्षेत्र वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं, जिनमें से मैं प्रमुखता से नाम बता देता हूँ, एक या दो। जैसे कृषि है, पशुपालन हो गया, ठीक है ना, सड़क निर्माण हो गया। तो ये कुछ प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं पंचायती के। अब यहाँ पर 1992-93 2 दिनांक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बात इस कानून को लाने की दिसंबर 1992 में करी गई, जबकि इसको लागू 1993 जनवरी में किया गया। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को 1992-93 सेम अगला संविधान संशोधन है, अगली अनुसूची है। और यहाँ पर पंचायती की बात करी गई तो यहाँ पर नगरीय प्रशासन की बात करी जाती है, जिसमें वर्तमान में 18 कार्यक्षेत्र हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी, और यदि आपको वीडियो समझ में आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिए। थैंक यू।